हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सीएलसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषिराज यादव आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में आपने देखा था कि हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं में विभिन्न प्रकार के श्वसनांग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और ये एक आधार लिया था, हमने एक बेसिस लिया था कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के स्तर के आधार पर, एंड हैबिटेट मींस लिविंग प्लेस, कौन सा एनिमल कौन से एरिया में रह रहा है उसके आधार पर हमने विभिन्न प्रकार के श्वसनांगों का अध्ययन किया था, लोअर इनवर्टिब्रेट से लेकर हायर वर्टिब्रेट तक। उसके बाद हम आज बात कर रहे हैं मैमल्स के अंदर ह्यूमन बीइंग के और ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम का आउट डायग्राम। और इस आउट डायग्राम में आपको ये सीखने की जरूरत है कि कई बार लेबलिंग से एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो लेबलिंग हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने यहां पर केवल इंग्लिश में लेबल किए, तो आपको इंग्लिश में ही याद रखने, और बाकी वर्ड्स की मैंने हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन किया। तो ध्यान से समझें। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन बीइंग के पास में वन पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट है, एक जोड़ी फुफ्फुस प्रेजेंट है, और इन एक जोड़ी का नेचर है स्पॉन्जी सॉलिड एंड पिंकिश इन कलर। मानव के अंदर एक जोड़ी श्वसनांग है, फेफड़ों के रूप में या फुफ्फुस के रूप में, जो स्पॉन्जी और सॉलिड है। सॉलिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर इस दोनों के अंदर जो ये एल्यूलाई है या क्यूपिका है, इनका नंबर है 300 मिलियंस। तो इस छोटे सी स्पेस के अंदर इतनी सारी क्यूपिकाएं आ जाएंगी, तो वो सॉलिडिफाई पार्ट। पिंकिश कलर, जिसे हम क्रम से राइट और लेफ्ट के नाम से जानते हैं। दिस वन इज राइट लंग, दिस वन इज लेफ्ट लंग। इस रेस्पिरेटरी पैसेज की बात करें तो अपर मोस्ट रीजन पर जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ है, और हाइलाइन कार्टिलेज के मॉडिफिकेशन से बना है एपिग्लोटिस। हमारे इस एरिया के अंदर यदि देखें, जो ट्रेकिया की ओपनिंग है उसे बोल रहे हैं हम ग्लोटिस, और इस ग्लोटिस को कवर करने के लिए एपिग्लोटिस प्रेजेंट। जैसे ही फूड इनटेक करते हैं, हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते टाइम जो भोजन है वो इस श्वास नली में चला नहीं जाए, तो निगलते टाइम ये एपिग्लोटिस इस ग्लोटिस को कवर कर देती। किसका बना हुआ है? हाइलाइन कार्टिलेज का। इसी के ठीक नीचे ये पार्ट लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन में पढ़ेंगे आप कि सबसे पहले स्वर यंत्र या स्पीच सेंटर जो है वो निएंडरथल मैन में डेवलप हुआ था। इसकी भी डिटेल स्टडी अभी करेंगे। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेट ट्यूब जो दिखाई दे रही है, नियर अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंडोडर्मल ओरिजिन की स्ट्रेट ट्यूब है, जिसे हम बोल रहे हैं ट्रेकिया या श्वास नली। यहां से लेकर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर जाकर ये बाइफर्केट हो जाती है, इसके दो भाग हो जाते हैं। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर, जिसे हम बोल रहे हैं ब्रोंकस, वहां पर डिवाइड होगी, और आगे चलकर
प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, और इस तरीके से टर्मिनल जो एंड है इसका एल्यूलाई में जाकर ओपन होता है। ये तो इस पाथवे की बात होगी। अब इनकी लोकेशन क्या है? हमारी बॉडी में ये वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और इस थोरेसिक कैविटी के अंदर लोकेटेड है। थोरेसिक कैविटी के अंदर 1 पेयर ऑफ लंग्स लोकेटेड है। अब उस थोरेसिक कैविटी में इसको प्रोटेक्शन देने के लिए, दोनों लंग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए चारों तरफ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसे हम बोल रहे हैं आउटर वन पैराइटल प्लूरा जो बाहर की तरफ है, और इनर वन जो अंदर की तरफ है विसरल प्लूरा। और पैराइटल और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर स्पेसिफिक लिक्विड विशेष द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और जो ये प्लूरल फ्लूइड है, कई बार इन्फेक्शन की वजह से इसकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। कोई भी वायरल, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो ये द्रव बढ़ जाता है नियर अबाउट 150 ml से। जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो ब्रीथिंग में, मीन संवातन में, सांस लेने में और सांस छोड़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसकी वजह से इन मेम्ब्रेन के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे बोलते हैं प्लूरिसी डिजीज। दोबारा समझे क्या बताया मैंने? अभी मैंने ये बताया कि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जिसे बोल रहे हैं प्लूरल फ्लूइड, और वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इसकी अमाउंट बढ़ जाती है, जिससे इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है और प्लूरिसी डिसऑर्डर डेवलप कर लेता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यहां पर? जब जब हम ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ आउट करेंगे, सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में फ्रिक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, घर्षण के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? फ्रिक्शन को लोअर करता है। जो यहां पर घर्षण लग रहा है उस घर्षण को कम करने का काम। इसके बाहर की तरफ से प्रोटेक्शन देने के लिए दीज आर द कट एंड ऑफ रिब्स। पसलियों के जो कटे हुए भाग हैं, पसलियां चारों तरफ से कवर कर रही हैं इस तरीके, ये पार्श्व भाग, ये पार्श्व भाग। तो यदि इसके लेटरल एंड को जब हम कट करेंगे तब जाकर हमें एक जोड़ी लंग्स दिखाई देंगे। इसका ये एंड जो है इसे बोलते हैं हम एंटीरियर, ये एंड है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर। तो मैं कह सकता एंटीरियर एंड पर कौन है? नेक रीजन एंड कॉलर बोन क्लेविकल। पोस्टीरियर एंड पर कौन है? डायफ्राम, जिसे बोल रहे हैं तनुपट। दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। और जो फ्रंट पार्ट है इसे बोलते हैं वेंट्रल, और जो बैक पार्ट है इसे बोलते हैं डोर्सल। डोर्सल साइड में कौन है? वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड में कौन है? स्टर्नम। पोस्टीरियर साइड में कौन है? डायफ्राम। एंटीरियर साइड में कौन है? नेक रीजन एंड क्लेविकल। और लेटरल साइड जो कंपोज कर रहा है वो क्या है? रिब्स। तो लेटरल साइड से प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? कट एंड ऑफ रिब्स। क्लियर है यहां तक सभी? क्लियर है? नोट करें।
इसी की और डिटेल में बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? यदि मैं सिंपली डायग्राम ड्रॉ करूं तो हमारे पास में ये राइट और ये लेफ्ट लंग वाला पार्ट होगा। मैं डिनोट कर देता हूं RT राइट और LT दिस इज लेफ्ट। कई बार ध्यान नहीं आता कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है, तो ये भी ध्यान रखें, दिस वन इज राइट हैंड, इट मीन्स डायग्राम राइट साइड लेफ्ट साइड। फिजिक्स में आप देखे होंगे उल्टा होता है ऐसा। तो यहां पर ये राइट जो लंग है इसके अंदर इस तरीके से आपको सेक्शंस दिखाई देंगे। लेफ्ट के अंदर भी दिखाई देंगे। इस लेफ्ट वाले पार्ट को मैं लेबल कर रहा हूं A, इस पार्ट को लेबल कर रहा हूं B, इन पार्ट को लेबल कर रहा हूं 1, 2 और इसको लेबल कर रहा हूं। इन दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस है इस स्पेस को बोलते हैं मध्यावकाश या मीडिया स्टीनम स्पेस। जो लेफ्ट के साइड में ये आपको नोच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं कार्डियक नोच, जहां पर हार्ट का पोस्टीरियर एंड लोकेटेड होता है। इस हृदय का जो पिछला हिस्सा है वो इस कार्डियक नोच में स्थित होता है। अब राइट वाले पार्ट में आपको कितने कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3। लेफ्ट वाले में कितने दिखाई दे रहे हैं? A एंड B। तो A एंड B को सेपरेट किया है, मैं कह सकता हूं A और B को सेपरेट किया है इस तरीके से। 1 और 2 को सेपरेट किया है इस तरीके से, और 2 और 3 को सेपरेट किया है। तो ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर या तिर्यक खांच। ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर या हॉरिजॉन्टल खांच। तो आपसे पूछा जाए फर्स्ट एंड सेकंड कंपार्टमेंट को सेपरेट करने के लिए कौन सा फिशर? हॉरिजॉन्टल। सेकंड और थर्ड को ऑब्लिक। इसी तरीके से ए और बी को सेपरेट करने के लिए यहां पर भी ऑब्लिक फिशर या इसी को बोलते हैं तिर्यक खांच। इस तरीके से राइट लंग्स के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर 3 कंपार्टमेंट होते हैं और लेफ्ट के अंदर 2 कंपार्टमेंट होते हैं। तो 3 कंपार्टमेंट कौन कौन से हो गए? फर्स्ट वन इज सुपीरियर, सेकेंड वन इज मिडल एंड थर्ड वन इज इंफीरियर। सबसे पहला ऊपर का भाग सुपीरियर, बीच का भाग मिडल, और ए और बी उसी तरीके से ये क्या है? सुपीरियर, और बी क्या है? इंफीरियर। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर राइट के अंदर 3 अलग अलग लोब होते हैं, जबकि लेफ्ट के अंदर 2 लोब होते हैं। यदि हम बात करें रैबिट की, तो रैबिट में राइट के अंदर 4 लोब होंगे, लेफ्ट के अंदर वही सिमिलरली 2 होंगे। तो ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो राइट पार्ट है इसका वेट किया जाए तो
625 ग्राम और लेफ्ट का 565 ग्राम होता है। क्लियर है यहां तक सभी को? दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। राइट वाले पार्ट में 3 अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड को सेपरेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल फीचर, सेकंड और थर्ड को सेपरेट करने के लिए ऑब्लिक फीचर, ए और बी को सेपरेट करने के लिए ऑब्लिक फीचर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग लंग्स हैव ऑब्लिक फीचर, राइट एज वेल एज लेफ्ट। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हॉरिजॉन्टल फीचर। हॉरिजॉन्टल फीचर इट मींस ओनली राइट लंग हैव। क्लियर है यहां तक सभी को? इसके बाद दोनों के बीच में जो स्पेस था उसका मैंने अभी नाम लिया मध्यावकाश, और मध्यावकाश के अंदर हार्ट की लोकेशन है, और हार्ट का पोस्टीरियर एंड लेफ्ट वाले पार्ट में इस तरीके से आपको नोच दिखाई देगी, उसे बोलते हैं कार्डियक। तो कार्डियक नोच हार्ट में नहीं होती है, कहां पर होती है? लेफ्ट लंग के अंदर होती है, राइट के अंदर भी नहीं होती है, जैसा आपको दिखाई दे। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर क्लियर है आपको? ये भी क्लियर है? और आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास में लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, इसके बारे में भी, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आते हैं आईपीएमटी। जो पहले क्वेश्चन आ चुका है वो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। बर्ड्स के अंदर पूछा गया था, ह्यूमन बीइंग के अंदर पूछा जाए तो बर्ड्स के अंदर वही वॉइस बॉक्स है, जो स्वर यंत्र है, उसको बोलते हैं सिरिंग्स, और ह्यूमन बीइंग के अंदर इसको बोलते हैं लैरिंग्स। इसकी डिटेल स्ट्रक्चर देखें कैसा दिखाई देगा। इस तरीके से ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, एपिग्लोटिस वाला पार्ट है। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये थायराइड कार्टिलेज का पार्ट है। एपिग्लोटिस भी 1 है और थायराइड भी। इसके बाद ये जो आपको सिग्नेट रिंग शेप में दिखाई दे रहा है, क्रिकोइड, ये भी 1। और इसी के लोअर एंड पर दिस इज ट्रेकिया, और यहां पर इनकम्प्लीट सी शेप रिंग्स होती है। सी शेप रिंग्स होती है, इनकम्प्लीट सी शेप रिंग्स, जो इनहेलेशन के टाइम पर इस ट्रेकिया को कोलैप्स होने से, आपस में इस तरीके से चिपकने से बचाएगा। कंप्लीट नहीं है ये, इनकम्प्लीट नहीं है। और किसकी बनी हुई है ये? काचाब उपास्थि हाइलाइन कार्टिलेज, काचाब उपास्थि की बनी हुई। तो आपने देखा इस लैरिंग्स के अंदर एपिग्लोटिस, थायराइड और क्रिकोइड, ये तीनों की तीनों सिंगल सिंगल है, अनपेयर्ड कार्टिलेज है। इसके अलावा यहां पर पिरामिड शेप में
ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनको बोलते हैं एरिटिनोइड कार्टिलेज, और ये पेयर्ड में। इसी के ठीक ऊपर यहां पर ये भी पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये भी पेयर्ड में। और यहां पर इंटीरियर साइड में यहां पर देखें तो यहां पर भी पेयर्ड क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज प्रेजेंट। तो मैं कह सकता हूं हमारे इस बॉक्स के अंदर 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज टोटलिटी में देखा जाए तो मैं कह सकता हूं 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड। तो 3 पेयर्ड मीन्स टोटल 6, 3 अनपेयर्ड मीन्स तो टोटल में 9 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ ये सिस्टम। इस सवर यंत्र के अंदर टोटल कार्टिलेज का नंबर कितना है? 9, जिसमें कौन कौन सी युग्मित अवस्था में है? क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट, एरिटिनोइड, ये युग्मित है। यहां तक सभी को कौन कौन सी कार्टिलेज के मॉडिफिकेशन या रूपांतरण इसके बारे में और स्टडी करें। देखिए ध्यान से समझें, एपिग्लोटिस जो है ये इलास्टिक कार्टिलेज के मॉडिफिकेशन से बनी है, जिसे बोलते हैं प्रत्यास्थ उपास्थि। ये जो थायराइड है ये आगे चलकर जो मेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फीमेल के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ये भी एक हाईलाइन कार्टिलेज की मॉडिफिकेशन बना। क्रिकोइड, ये सिग्नेट ये कंप्लीट रिंग है, और ये जो थायराइड है ये डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट है। सिग्नेट रिंग शेप में जो है ये हाईलाइन कार्टिलेज या काचाब उपास्थि का बना हुआ। एपिग्लोटिस पता लग गया, इलास्टिक कार्टिलेज के रूपांतरण से। थायराइड हाईलाइन कार्टिलेज के, क्रिकोइड हाईलाइन कार्टिलेज के। आगे चलकर जब हम बोन और कार्टिलेज की बात करेंगे तब आपको बताया जाएगा कार्टिलेज डिफरेंट टाइप की हो सकती है, कैल्सिफाइड हो सकती है, हाईलाइन हो सकती है, और इस तरीके से इलास्टिक हो सकती है। तो आपसे पूछ लिया जाए एपिग्लोटिस किसके रूपांतरण से बना है? इलास्टिक। थायराइड हाईलाइन, क्रिकोइड। एरिटिनोइड जो है ये भी हाईलाइन या काचाब उपास्थि के रूपांतरण से बने। और क्यूनिफॉर्म एंड कॉन्क्युलेट ये दोनों इलास्टिक या प्रत्यास्थ कार्टिलेज से बनी हुई है। यदि हम बात करें टोटलिटी में देखा तो टोटल 3 पेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड है। इस पर भी देखा जाए तो या तो वो इलास्टिक कार्टिलेज के रूपांतरण से बनी है या फिर वो हाईलाइन कार्टिलेज मींस या तो प्रत्यास्थ फिर वो काचाब उपास्थि के रूपांतरण से बनी हुई है। इस तरीके से ये स्पीच सेंटर लैरिंक्स बॉक्स ह्यूमन इवोल्यूशन में देखा जाए तो सबसे पहले निएंडरथल मैन में डेवलप हुआ। निएंडरथल मैन में जब ये
स्पीच सेंटर डेवलप हुआ तो उसमें ये कहा गया कि ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा और ए या ई की साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प की। साउंड प्रोड्यूस कैसे होगी इससे? इसके लिए इसके अंदर स्पेसिफिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। वो भी देखिए कैसे। ये पार्ट देखिए, यहां पर फाइबर्स प्रेजेंट है और यहां पर भी इसी तरीके से मैं यहां लेबल कर सकता हूं। ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है इन्हें बोलते हैं पोस्टीरियर या ट्रू वोकल कॉर्ड, वास्तविक स्वर रज्जु। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं फाल्सिया, जिसे बोलते हैं आभासी स्वर रज्जु। जब यहां से एयर एक्सपायर होगी, मींस जब एयर यहां से बाहर जाएगी, तब इन वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशंस होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। तो रियल साउंड प्रोडक्शन में हेल्प कौन कर रहे हैं? पोस्टीरियर वाले। एंटीरियर वाले साउंड प्रोडक्शन में रोल करते नहीं, इसीलिए इनको ट्रू वोकल कॉर्ड्स कहा गया। अब इनका इंपॉर्टेंस देखें क्या है। यदि मेल के केस में देखा जाए तो वोकल कॉर्ड, जिस वोकल कॉर्ड ये लॉन्ग टू ये सिंबल मेल का है। तो मेल के अंदर ये वोकल जो है वो लॉन्गर एंड थिकर होंगे एज कंपेयर टू चिल्ड्रन एंड फीमेल। और ऐसा इसलिए है, जितने लॉन्गर और थिकर होंगे लो पिच भारी आवाज प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे। और जैसा आपको आगे बताया जाएगा कि टेस्टोस्टेरोन एक एंड्रोजन हार्मोन है, उसके रोल से ये लॉन्गर और थिकर होते हैं। जबकि कंपेयर करें चिल्ड्रन और फीमेल की, तो यहां पर कैसी आवाज होती है? हाई पिच वॉइस, जिसे बोलते हैं पतली या चीखने चिल्लाने वाली आवाज। तो इन वोकल कॉर्ड्स के ऊपर इफेक्ट आता है। यदि एंड्रोजन का इफेक्ट आया है तो लो पिच, और एस्ट्रोजन का इफेक्ट आया है तो हाई पिच वॉइस प्रोड्यूस होती है। किसका मॉडिफिकेशन है ये मॉडिफिकेशन हमारे इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के एंटीरियर पार्ट का मॉडिफिकेशन है, जो वॉइस बॉक्स में कन्वर्ट। क्लियर है यहां तक सभी को? नोट करें इसे।
तो प्यारे बच्चों, अभी आपने ये सब चीजें सीखी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, कैसा दिखाई देता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वॉइस बॉक्स कैसा है, कैसा दिखाई देता है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन सी कार्टिलेज उसके अंदर प्रेजेंट है, हमारे अंदर कैसे कैसे वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है, इन सब के बारे में आपने सीखा। इसके अलावा आपने ये भी सीखा कि राइट के अंदर 3 कंपार्टमेंट है, लेफ्ट के अंदर 2 कंपार्टमेंट है, राइट में 3 कंपार्टमेंट, फर्स्ट और सेकंड को सेपरेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल फीचर, सेकंड और थर्ड को सेपरेट करने के लिए ऑब्लिक फीचर, और दूसरी साइड में लेफ्ट के अंदर सेपरेट करने के लिए ऑब्लिक फीचर। तो राइट और लेफ्ट दोनों के अंदर ऑब्लिक फीचर होता है, लेकिन केवल राइट के अंदर हॉरिजॉन्टल फीचर पाया जाता है। दोनों का वजन भी आपने देखा, राइट का 625 और लेफ्ट का, और दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उस स्पेस को मीडियास्टिनम स्पेस नाम दिया, और वहां पर हार्ट की लोकेशन है, और हार्ट का पोस्टीरियर एंड लेफ्ट लंग की तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है, इसीलिए वहां पर एक कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। इन दोनों लंग्स को कवर करने के लिए प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर को पैराइटल प्लूरा, अंदर वाली को विसल प्लूरा, और दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। और इस प्लूरल फ्लूइड का मेन रोल है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जब हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे तो घर्षण होगा, उस घर्षण को कम करने का काम करेगा। ये सब बातें अभी आपने सीखी। अब हम और आगे की तरफ चले तो हम पूरे इस रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में बात करेंगे कि इस रेस्पिरेटरी पैसेज या इस रेस्पिरेटरी पाथवे में कौन कौन सी स्ट्रक्चर आएंगी जहां से एयर आगे जाएगी। क्लियर है मेरी बात यार? तो नेक्स्ट हेडिंग है रेस्पिरेटरी पैसेज। श्वसन पथ। इस श्वसन पथ में सबसे पहले एयर कहां से जानी चाहिए? नोज की जो ओपनिंग्स हैं वहां से जानी चाहिए, और हमारे अंदर नोज की ओपनिंग क्या है? 2। इस कंडीशन को बोलते हैं, ओपनिंग कितनी है? 2। इस कंडीशन को बोलते हैं डायराइनस कंडीशन। हमारे केस में डायराइनस कंडीशन पाई जाती है। और दोनों ओपनिंग को सेपरेट करने के लिए दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है? नेजल सेप्टम। दोनों के बीच में नेजल सेप्टम प्रेजेंट है। तो हम एक बार आउटलाइन देखते हैं ड्रॉ करके कि कौन कौन से पाथवे से होकर एयर अंदर जाएगी। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, यहां से एयर आगे जाएगी। नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से इंटरनल नेयर, इंटरनल नेयर से नेजो फेरिंग्स, और नेजो फेरिंग्स से ग्लोटिस, लैरिंग्स से ट्रैकिया श्वास नली, और इस ट्रैकिया का 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पर बाइफर्केशन होगा। देन प्राइमरी ब्रोंकाई, एंड देन
सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्सरी ब्रोंकाई, bronchioles, or it can be terminal bronchioles, then alveolar ducts, then atrium, alveolar sac, and finally उपिका में एंटर करते हैं। ध्यान से समझिए, हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एयर किस तरीके से इस पाथवे में एंटर करेगी, कैसे बाहर आएगी। तो सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल की ओपनिंग 2 है, इस कंडीशन को हमने क्या नाम दिया, डायरेनस कंडीशन। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल चैम्बर में जाएगी, इंटरनल लेयर में जाएगी, इंटरनल लेयर से नेजोफेरिंग्स, देन ग्लोटिस जिसको एपिग्लोटिस कवर करता है, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, ट्रैकिया श्वास नली में, प्राइमरी ब्रोंकाई प्राथमिक ब्रोंकाई में जाएगी, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई में, टर्सरी ब्रोंकाई में, देन ब्रोंक्योल और टर्मिनल ब्रोंक्योल, और फाइनली एल्यूलर डक्ट से होती हुई, एट्रियम से होती हुई, एल्यूलर सैक से होती हुई एल्यूलाई में पहुंचेगी। और ये मेन साइट है जहां पर गैसियस एक्सचेंज या गैसों का आदान प्रदान पॉसिबल होगा। तो बेटा जी आज आपने क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र की संरचना, मानव श्वसन तंत्र के बारे में इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना के बारे में भी जाना, उसके अलावा कौन कौन से पाथवे से होती हुई एयर अंदर जाएगी, इन सभी के बारे में जाना। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि इस पाथवे का एक हिस्सा ऐसा है जो गैसियस एक्सचेंज का पार्ट नहीं है, जो केवल एयर को कंडक्ट कर रहा है, और एक हिस्सा ऐसा है जो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसके बारे में दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों के क्या क्या फंक्शन है। तब के लिए थैंक यू सो मच।